वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो पे। और आज जिस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और सेंटेंस के टाइप ये क्या होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज जिसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है द फ्रेज एंड द क्लॉज। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है इनमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कभी पूछते हैं कि सर ये फ्रेज है क्या और ये क्लॉज क्या है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखना। और जब आप आखिर तक इस वीडियो को एक बार देख लोगे तब आपका फ्रेज और क्लॉज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं रहेगा। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये जो बुक है रेन एंड मार्टिन का ग्रामर, ये आपके इंग्लिश की जो बेस है, अगर इंग्लिश आपका वीक है तो ये ग्रामर आपका बेस को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। Examine the group of words in a corner. It makes sense but not complete sense. Such group of words which make sense but not complete sense is called a phrase. मतलब आपको मतलब समझ में आया? मतलब जो ग्रुप ऑफ वर्ड कुछ सेंस तो बताता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बताता, उसे फ्रेज कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखो, इस सेंटेंस को देखो। इस सेंटेंस में द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये है सेंटेंस। अब यहां पर अगर हम बात करें इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट मतलब क्या है? सूरज जो है वो पूरब दिशा से उगता है। ठीक है, तो ये जो सूरज है, अगर हम सिर्फ इतना बोलते हैं इन द ईस्ट मतलब पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में कुछ हो रहा है। अगर सिर्फ इतना बोलते हैं इन द ईस्ट तो ये पूर्व दिशा की ओर निर्देशित कर रहा है, लेकिन एक सेंस तो बता रहा है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं है। ये कंप्लीट सेंस कब हो रहा है? जब हम ये बोलते हैं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व दिशा से उग रहा है, तब एक एक्शन हो रहा है, मतलब सूरज उगने के बारे में बताया जा रहा है, जो कि पूर्व दिशा से ही उगता है। तो इसको अब कंप्लीट सेंस मानो, मतलब ये कंप्लीट सेंस बता रहा है। लेकिन अगर सिर्फ इन द ईस्ट कह दे तो वो तो कोई कंप्लीट सेंस ड्रॉ नहीं कर रहा है। अब आगे की फ्रेज की बात करें, हमटी डमटी सैट ऑन ए वॉल, अगर आप सिर्फ ऑन ए वॉल बोलते हो तो इसका कोई भी एक सेंस तो बताता है कि दीवार के ऊपर। अब दीवार के ऊपर क्या हो रहा है ये नहीं बताता, इसलिए कंप्लीट सेंस नहीं बताता। सेंस बता रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बता रहा है। हमटी डमटी सैट ऑन ए वॉल जब आप बोलते हो तब इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग समझ में आया कि हमटी डमटी दीवार पर बैठा हुआ था, मतलब दीवार के ऊपर बैठा हुआ था। ठीक है, अब फिर आगे का एक सेंटेंस देखो, देयर केम अ जायंट टू माई डोर। तो टू माई डोर अगर मैं बोल दूँ मेरे दरवाजे, मेरे दरवाजे पे क्या हो रहा है? अगर टू माई डोर सिर्फ बोल दूँ मेरे दरवाजे पे, तो मेरे दरवाजे पे तो हम समझ में आ रहा है, लेकिन पूरा सेंस समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पर हो क्या रहा है। लेकिन अगर हम जगह बोलते हैं कि देयर केम अ जायंट टू माई डोर, तो मतलब इसके द्वारा पूरा सेंस सेंटेंस का बताया जा रहा है। तो अब आपको फ्रेज का मतलब समझ में आ गया होगा कि फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि कोई सेंस तो बताता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता, इसे हम फ्रेज बोलते हैं। सेंस का मतलब मीनिंग, अर्थ, अर्थ होता है लेकिन अर्थ पूरा नहीं होता, इसको हम बोलते हैं फ्रेज। अब आते हैं अगले फेज के ऊपर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर, तो ये आप पढ़ लोगे खुद। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स एंड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो वर्ड है वो इटैलिक्स मतलब थोड़ा सा जो टेढ़ा की मतलब सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा में लिखा होता है, वो इटैलिक्स होता है। तो यहाँ पर इसको इटैलिक्स में लिखा नहीं गया है। फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको मुझसे, क्योंकि मैंने बोल तो दिया है कि इटैलिक्स पे देखो, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली इटैलिक्स में दिया नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ कि देखो, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, उसने एक सोने का चेन पहना है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, ही हैज ए चेन, उसके पास एक चेन है विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने से बना हुआ है। दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस में मीनिंग सेम ही है, मीनिंग कुछ अलग नहीं। उसके पास सोने का चेन है और वो जिस चेन पहना हुआ है सोने से बना हुआ है, बात तो एक ही हुआ ना। तो लेकिन सेंटेंस को दो दो डिफरेंट तरीके से बताया गया है।
अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज ए फ्रेज। तो कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि फ्रेज बोला जा रहा है, ये जो है अ चेन ऑफ गोल्ड। देखो, अ चेन ऑफ गोल्ड, ये जो सेंटेंस का पार्ट है कि एक चेन, सोने का एक चेन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, अगर हम सब बोलते हैं सोने का एक चेन, तो ये सेंस तो बताता है सोने का चेन, लेकिन उस सोने के चेन के साथ हो क्या रहा है ये कंप्लीट नहीं करता, इसलिए फ्रेज है। लेकिन अगले सेंटेंस पे आओ, यहां पर बताया जा रहा है ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। इसको अच्छी तरीके से देखो, तो यहां पर बता दिया गया है ही हैज ए चेन, उसके पास एक चेन है। सेंटेंस का ये पार्ट जो है, ये भी एक मीनिंग को, कंप्लीट सेंस को बता रहा है। और इसकी अगर बात करें विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने से बना हुआ है, ये भी सेंस को बता रहा है। इसका मतलब ये है कि अ चेन ऑफ गोल्ड, ये फ्रेज है, और ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ये क्या है, ये है क्लॉज। इसे हम क्लॉज कहते हैं। अब मैं सब कुछ समझा दूंगा, अब फ्रेज और क्लॉज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। लास्ट में मैं ट्रिक भी बता दूंगा कि किस तरीके से आप ट्रेस कर सकते हो कि कौन सा फ्रेज है, कौन सा क्लॉज है, आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूं, अभी जस्ट आपको जनरल आइडिया दे दे रहा हूं। अब देखो, द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। आप एक चीज देख लो, जो सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से देखो, पहले ग्रुप में अगर हम ये चेन ऑफ गोल्ड बोल रहे थे, इसमें कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं था, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट विच है, प्रेडिकेट इज मेड ऑफ गोल्ड है। आप देखो, इसी चीज को ही तोड़ के इस तरीके से बोला जा रहा है। यहां पर तक तो एक है, यहां तक देखो दोनों सेंटेंस का पार्ट एक है, यहां से होता है चेंज ऑफ गोल्ड और यहां है विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो ये सेंटेंस, ये दोनों सिर्फ वर्ड लिख दिया गया है, और यहाँ पर सेंटेंस, एक सेंटेंस के माध्यम से इसको बताया जा रहा है कि विच इज मेड ऑफ गोल्ड। जो चेन है वो सोने से बना हुआ है, मतलब ये जो पार्ट है इसको क्लियर कर दे रहा है, इस पार्ट को, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ हम पहले सेंटेंस का इतना पार्ट ले ले, तो इस सेंटेंस को इतना पार्ट बोलते हुए हम इस सेंटेंस को पूरी तरीके से सेंसफुल नहीं कर पाएंगे। तो अब बात यह है कि जो सेंटेंस का एक सब्जेक्ट है, जैसे यहां पर विच है, और एक प्रेडिकेट है, जैसे इज मेड ऑफ गोल्ड, एक प्रेडिकेट है, तो जिस ग्रुप ऑफ वर्ड का एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, उसे हम क्लॉज कहेंगे। अगर हम बात करें इस सेंटेंस की, तो इस सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं? इस सेंटेंस में दो क्लॉज है, ये क्लॉज, ये क्लॉज। इसका देखो ही सब्जेक्ट है, हैज ए चेन प्रेडिकेट है, और इसका है विच सब्जेक्ट है, और इज मेड ऑफ गोल्ड प्रेडिकेट है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस का अगर एक सब्जेक्ट हो जाए और एक प्रेडिकेट हो जाए, तो इसी को ही हम बोलेंगे क्लॉज। सेंटेंस को करो, सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंटेंस का एक पार्ट बनाता है, कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। जिसका एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। या याद रखना, पार्ट ऑफ सेंटेंस बोला है, मतलब सेंटेंस के टुकड़े। तो इस सेंटेंस को अगर हम टुकड़ा करें, तो यहां तक एक पार्ट हुआ, सेंटेंस को अगर तोड़ दें यहां तक ये पार्ट हुआ, इस दोनों पार्ट में एक सब्जेक्ट है और एक दो प्रेडिकेट है। यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, ठीक है। तो सेंटेंस में दोनों क्लॉज है। अब ये दोनों क्लॉज किस टाइप के क्लॉज है, वो जब क्लॉज के डिवीजन हम पढ़ेंगे उसमें आपका क्लियर बनेगा वो चीज, ठीक है। तो अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है आपके लेसन का। समझ लीजिएगा ये बात।
अब पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो शब्द है वो डिफरेंट क्लासेस पे डिवाइडेड है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज, उनके इस्तेमाल के अनुसार। दिस इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। मतलब हर कोई, जैसे डॉक्टर पेशेंट को देखने का काम करेगा, टीचर आके तो वो काम नहीं करेगा, और टीचर बच्चों को पढ़ाएगा तो डॉक्टर आके वो काम नहीं करेगा। हर कोई जो प्रोफेशन का जो व्यक्ति होता है उसका अलग अलग काम होता है, ठीक है? सभी काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में हर वर्ड का एक कैटेगरी होता है और अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग काम होता है। समझ गए आप बात को? तो words are divided into different kinds of classes called parts of speech according to their use. This is according to the work they do in a sentence. The parts of speech are 8 in number. Parts of speech संख्या में कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से? पहला है नाउन, दूसरा है एडजेक्टिव, तीसरा है प्रोनाउन, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रेपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। ठीक है, अब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, इसको बताएंगे डिटेल्स में, इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो पहला आता है नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। एज Akbar was a great king. Well, Akbar, it's the name of a king, and king is also the name of a person who controls the state. ठीक है, तो ये नाउन है। नाउन का मतलब किसी चीज का नाम, उस वही नाउन है। जैसे आपका नाम अगर है, मान लो आपका नाम सुरेश है, तो सुरेश एक नाउन है। किसी चीज का नाम, कोई नाम, किसी जगह का नाम, जैसे किसी जगह मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर वो एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है, और ये नाउन, मुजफ्फरपुर एक नाउन। क्लियर? इतना क्लियर हो गया है आपका? अब नाउन के भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। पहले हम सिर्फ आइडिया दे रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या है। अब हम ये पढ़ने की जरूरत नहीं, हम सीधे आते हैं प्रोनाउन पे। अब प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है जो नाउन के जगह पे बैठ रहा हो, नाउन का काम कर रहे हो। जैसे हम सेंटेंस पे अगर हम बोलते हैं कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज माई फ्रेंड, राम इज अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट, तो बार बार राम 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 कर रहे हैं, ये सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। राम जो है वो नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन बार बार वही नाम को जब आप इस्तेमाल करोगे तो वो खराब लगेगा। तो उस जगह पे राम के नाम पे अगर हम इस तरीके से बोलें कि राम इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही इज वेरी टैलेंटेड, ही इज अ स्टूडियस पर्सनैलिटी, राम इज वर्किंग वेरी हार्ड। अगर हम इस तरीके से बोलते हैं तो मतलब एक बार हम उस राम की जगह पे कोई वर्ड यूज कर रहे हैं, फिर राम को लेके आ रहे हैं, फिर राम की जगह दूसरे, तो क्या होगा, उस सेंटेंस सुनने में भी अच्छा लग रहा है जब आप उसको पढ़ रहे हो। तो मतलब नाउन के जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसी को हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। जॉन अनुपस्थित क्योंकि वो बीमार है। जो ही है ये कौन है? ये राम, ये जॉन है। ही जो है ये जॉन है। तो मतलब यहाँ पर जॉन ना बिठा के हम उसके जगह पे ही बिठाए हैं, तो ही क्या हो गया? ही प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले पार्ट पे। अच्छा, हमने कोई पार्ट मिस किया है क्या? अच्छा, हमने एडजेक्टिव 10वां मिस कर दिया है, तो इसको पढ़ लो। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। एज ही इज अ ब्रेव बॉय, देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जिसका काम है नाउन के बारे में कुछ बताना। तो जो नाउन के बारे में कुछ बताएगा उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज देखो, जैसे बॉय, बॉय कैसा है? ब्रेव है। तो मतलब बॉय के बारे में यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है। सो दैट इज वाई ये एडजेक्टिव है जो नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। ठीक है, तो नाउन के बारे में जो कोई भी कुछ बताएगा उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे 20 बॉयज, यहाँ पर बॉयज के संख्या, नंबर को बता रहा है 20, तो ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर पहले है वर्ब इज ए वर्ड दैट इज
यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ब एक वर्ड होता है जो कि किसी अवस्था या किसी क्रिया के बारे में बताता है, कोई स्थिति या कोई क्रिया, कोई काम चल रहा हो इसके बारे में बताता है। जैसे द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन, उस गर्ल ने एक चिट्ठी लिखी, तो उस गर्ल ने कोई काम किया, कोई एक्शन किया। ये जो एक्शन किया, जिस वर्ड के द्वारा कोई काम बताया जा रहा है, कोई एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, उसी को ही हम वर्ब कह रहे हैं। जैसे कोलकाता इज ए बिग सिटी, तो कोलकाता इज ए बिग सिटी, ये कोलकाता के स्थिति को बता रहा है, अवस्था को बता रहा है, स्टेट को बता रहा है। तो ये इज जो है ये एक वर्ब है। इसके बाद हम आते हैं एडवर्ब पर। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, मतलब वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे किसी एडवर्ब के बारे में अगर कुछ बता रहा हो तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। कैसे? जैसे ही वर्क द सम क्विकली, ये तो काम कर रहा, उसने वर्क को मतलब सम मतलब मैथ्स को उसने बहुत जल्दी सॉल्व किया। क्विकली क्या किया उसने, ये जो काम किया ये कैसे किया? क्विकली किया। तो मतलब ये जो वर्ब है व्हाट, इसके बारे में बता रहा है कि इसको कैसे किया, क्विकली किया। तो वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है। एडजेक्टिव का काम था, जो एडजेक्टिव है उसका काम था नाउन के बारे में बताना, और यहां पर एडवर्ब का काम है वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे किसी एडवर्ब के बारे में बताना। जैसे यहाँ पर काम कैसे किया? क्विकली किया। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, क्योंकि ब्यूटीफुल इस फ्लावर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इस ब्यूटीफुल के बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है? वेरी बता रहा है, बहुत ब्यूटीफुल, तो ये वेरी एडवर्ब है यहाँ पर। तो ये हो गया वर्ब, हो गया एडजेक्टिव, हो गया। अब पढ़ा रहा है दूसरा एडवर्ब, जैसे ही प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। क्वाइट एक एडवर्ब है, क्योंकि ये करेक्टली के बारे में बता रहा है कि ये बहुत करेक्टली था, तो इसे हम कहेंगे एडवर्ब। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और फिर हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। आज के वीडियो को यही पर एंड करते हैं। कैसा लगा वीडियो आप अपने कमेंट बॉक्स पे अपना कंफ्यूजन जो है वो लिख के बताना।